ये पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र विभिन्न प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज हम स्विस संघीय व्यवस्था के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्विस संविधान में वे सभी लक्षण हैं जो एक संघ सरकार में होने चाहिए। ब्रुक्स कहते हैं कि फ्रांस या इंग्लैंड की तरह यह एकात्मक राज्य नहीं है जिसकी केंद्रीय सरकार के नीचे केवल वे स्थानीय सरकारें हैं जो निम्न कोटि की एवं अधीन स्तर की हैं। इसकी पहली विशेषता के रूप में है दोहरी सरकारें। संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है कि देश में दोहरा शासन हो, केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्र में एक अलग सरकार हो तथा प्रांतों में अलग अलग सरकारें हों। दोनों सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो। स्विट्जरलैंड इस कसौटी पर खरा उतरता है। देश में एक संघीय सरकार है और इसके अतिरिक्त कैंटनों में अलग अलग सरकारें हैं। दूसरी विशेषता में है शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीय सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें पहला है संविधान में संघ सरकार को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं और अवशेष शक्तियां कैंटनों को प्राप्त हैं। स्विस संविधान के प्रथम अध्याय में संघ सरकार की शक्ति दी गई है। इन शक्तियों में विदेशी संबंध, सैनिक मामले, युद्ध और शांति की घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, पुल, डाक, टेलीफोन, बेतार के तार, बैंक, सिक्का आदि हैं। इसके साथ ही समवर्ती सूची में इसके में कि जो संविधान के अनुसार जो संघ सरकार की शक्तियां संघ सरकार के पास हैं और शेष शक्तियां कैंटनों की सरकारों के पास हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। शेष शक्तियों में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिन पर संघ सरकार तथा कैंटनों दोनों का हक है। उद्योगों, बैंकों तथा सड़कों का विषय ऐसा है जिन पर दोनों का क्षेत्राधिकार है और इसके संबंध में संघ तथा कैंटनों की दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। कैंटनों की शक्तियां में कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूरी तरह से कैंटनों की सरकारों के अधीन है, जैसे कैंटन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य और शिक्षा। लिखित और सर्वोच्च संविधान। संघात्मक शासन वाले देश का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की सरकारों तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी अगली विशेषता है। अन्य संघीय देशों की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था है, जिसे संघीय न्यायाधिकरण भी कहा जाता है, किंतु यह भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण को भारत तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। कैंटनों की स्वायत्तता के संबंध में स्विस कैंटन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं और उन्होंने संघ में शामिल होते हुए इस बात का ध्यान रखा कि वे अपने प्रभुत्व का पर्याप्त अंश अपने पास रखें। उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं। संघीय सरकार की संस्थानों में कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अमेरिकी संघ की भांति स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्यों की नागरिकता। स्विस संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी कैंटन का प्रत्येक नागरिक स्विस नागरिक है। स्विस संविधान के बारे में रेपर्ड ने भी लिखा है कि एक सामान्य स्विस नागरिक के जीवन में कैंटन व प्राय कम्यून संघ राज्य की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह स्विस नागरिक होने से पहले कैंटन और यहाँ तक कि कम्यून का नागरिक है। स्विस संविधान ने संघीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति दी है। स्विस संघीय सरकार का दायित्व है कि संघ के प्रत्येक अवयवी एक की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक बनाए रखें। संघीय सरकार ने इस उपबंध के आधार पर कैंटनों में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया है।
संकट काल की स्थिति में संघीय सरकार स्थानीय स्वायत्ता के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है। यदि किसी कैंटन में कोई उपद्रव होता है तो संघीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कैंटन के अधिकारियों की ओर से प्रार्थना किए जाने की प्रतीक्षा किए बगैर ही उपद्रव को दबा दे। इसके साथ ही स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तथ्य भी विद्यमान हैं जिनसे प्रकट होता है कि वह सच्चा संघ नहीं है और उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें यदि संघीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन करता है तो भी कैंटन कुछ नहीं कर सकते। संघीय न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। संघ की सरकार को जो विषय दिए गए हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा ही केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कैंटनों पर छाया रह सकता है। जैसे कि मुद्रा एवं बैंक के अधिकार से संघ सब कैंटनों के आर्थिक एवं व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण कर सकता है। समवर्ती विषयों पर केंद्र और कैंटनों के बीच बनाए गए कानूनों में यदि विरोध हो तो वह विजयी कानून केंद्रीय कानून ही होता है। केंद्र को अधिकार है कि आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस संबंध में केंद्र को इस सीमा तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर ही किसी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस व्यवस्था से निश्चय ही कैंटनों का महत्व कम हो जाता है। डुप्रीज ने लिखा है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में राज्य मंडल संवर को वस्तुतः ऐसा रूप प्रदान कर दिया है मानो वह कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक हो। प्रत्येक कैंटन को अपने संविधान में संशोधन करने तथा प्रत्येक कानून पर संघीय परिषद की अनुमति लेना आवश्यक माना गया है। इस कारण भी संघीय शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई है। कैंटनों के आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका करती है। यहाँ तक कि संवैधानिक विषयों पर भी संघीय सरकार ही कैंटनों के विवादों का निर्णय करती है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, उनकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कैंटनों में स्वयं शासन का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। कैंटन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र हैं। बोरियोर कहते हैं कि कैंटन वे छोटे छोटे राष्ट्र हैं जो अपने राजनीतिक संगठन को पूर्ण बनाने के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं का विकास करने के लिए बेचैन हैं।